Hello guys, welcome to Be the Topper. This is Unit 1, that is Chapter 1 of Class 11th FMM, that is Markets and Financial Instruments. So, what are we going to study in this chapter? सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं. सबसे पहले we'll discuss about investment. That what is investment? मतलब investment क्या होता है? Investment करने के लिए हमारे पास various options क्या क्या available होते हैं? Stock exchange क्या होता है? Depository क्या है? सिक्योरिटीज क्या होती है, रेगुलेटर, व्हाट इज रेगुलेटर एंड व्हाट आर द पार्टिसिपेट इन द सिक्योरिटीज मार्केट. तो अगर आप देखोगे अपने ये चैप्टर 11 जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 11 का, सॉरी क्लास 11 का, तो वो जो आपकी क्लास 10 थी उसका चैप्टर 1 से बहुत सिमिलर है. बस थोड़ा सा मतलब जो हमारा चैप्टर 2 है उसको भी इंक्लूड कर दिया है. ठीक है, तो आप इस वीडियो को तो देख ही सकते हो. बाकी मैंने क्लास 10th के लिए जो पार्ट 1 बना रखा है चैप्टर 1 का, उसको भी आप जाकर देखना. वहाँ पर एक्सप्लेनेशन और भी अच्छी होगी. आई होप अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना डीपली नहीं बताऊंगी जितना मैंने वहाँ पर बताया, क्योंकि आप क्लास 11th में हो, वो क्लास 10th के लिए. पर अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है थोड़े से, तो आप उसको देख सकते हो. ओके, तो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे. चलो शुरू करते हैं. ये वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा बिकॉज ये फर्स्ट वीडियो है. तो हमारा चैप्टर का क्या नाम है, मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट क्या है ये हमने पहले पढ़ लिया था कि मनी जो हम अर्न करते हैं, द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट एंड द रेस्ट सेव फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस. Instead of keeping the savings idle, you may like to use savings in order to get returns on it in the future. This is called investment. ये बोल रहा है कि जो आप मनी जो आप अर्न करते हो उसको पार्टली स्पेंड कर देते हो, मतलब पार्टली खर्च कर देते हो, और जो रेस्ट है उसको बचाते हो फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, है ना. मान लो कि आप 100 रुपये कमाते हो, तो उसमें क्या करोगे, 80 रुपये खर्च कर दोगे, 20 रुपये बचाओगे कि भाई कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में आई विल हैव टू स्पेंड दिस मनी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग जो कि मुझे फ्यूचर में हो सकती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है. तो ये होती है इन्वेस्टमेंट. मतलब कि जो हम कमाते हैं उसका हम पार्टली स्पेंड करते हैं, रेस्ट सेव करते हैं, और इस सेव को हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से कुछ रिटर्न आए. ठीक है, जहाँ से कुछ रिटर्न आए. हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने इतना खर्च कर दिया, इतना बचाया, और इतना जो बचाया उसको एक ऐसी जगह लगाया जहाँ से हमको रिटर्न मिले. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो कैसी जगह लगाया जहाँ से रिटर्न मिले, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट. चलो आगे आ जाते हैं. वाई शुड वन इन्वेस्ट. अब हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए. हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अर्न रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज. मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन पर आप रिटर्न अर्न करो. मतलब कि अगर आपके पास आज 5 रुपए हैं, तो अगर आपने घर में अपने किसी पर्स में रख दिए, किसी अपने गुल्लक टाइप में रख दिए, तो वो अगले 10 सालों तक 5 ही रहेंगे. बट अगर आप उसको बैंक में लगाओगे, शेयर मार्केट में लगाओगे, तो हो सकता है वो 5 रुपये 500 5000 तक बन जाए इन द लॉन्ग टर्म. अगर हम बात करें तो, है ना. तो उस पर क्या होता है, आप रिटर्न अर्न कर रहे हो. जनरेट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक गोल इन लाइफ. अगर आपका स्पेसिफाइड कोई गोल है, मतलब कोई गोल है अगर लाइफ में, मान लो कि मेरा गोल है भाई, मुझे 3 साल बाद अपने घर में फ्रिज खरीदना है. तो फ्रिज मेरा मान लो आएगा मेरा 30,000 का, 35,000 का. तो मुझे अगर अभी मेरे पास उसके लिए 20,000 रुपये, तो मुझे वो मनी उस तरीके से वहाँ पर इन्वेस्ट करनी है कि अगर मुझे 3 साल बाद खरीदना हो, तो 3 साल बाद मुझे 15,000 रुपये तक का इन्वेस्ट जो रिटर्न है उस पर वो मिल जाए. तो मुझे ऐसी जगह उस पैसे को इन्वेस्ट करना है. अब ये इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूंगी. ठीक है. मेक अ प्रोविजन फॉर एन अनसर्टेन फ्यूचर. अगर देखो फ्यूचर सबका अनसर्टेन ही होता है ना. तो आप उसके लिए भी उसको भी देख के चलो कि भाई हम मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन, दैट इज कोई अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन अगर आपको फेस करनी पड़ जाती है, इफ यू आर एनकाउंटर्ड एनी सिचुएशन लाइक दैट, तो आपको उसके लिए भी पैसा अपने पास बचा के रखना है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन वाई वन नीड्स टू इन्वेस्ट वाइजली इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन. अब आपको पता होगा, अगर आप पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदते होगे ना, अगर आप बहुत पुराने टाइम में, अगर 2 रुपए का, तो जो 2 रुपए का आता था उस टाइम पर जब आप छोटे बच्चे थे, वो वैसा आज नहीं आता. तो दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन. मतलब कि पैसा भले उस चीज का उतना ही है, बट जो क्वांटिटी थी जो हमें मिल रही थी वो कम हो गई. ठीक है, जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई. तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो पहले 8 बिस्किट आते थे, अब 7 आते हैं, तो अगर आपको 8 बिस्किट खरीदने हैं, तो आपको 2 नहीं, हो सकता है आपको 2.5 रुपये पे करना पड़े. ठीक है. तो क्या हुआ, ये आपका जो पैसे की कीमत है, आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है, दैट इज बिकमिंग लेस एंड लेस.
जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपके पैसे की जो कीमत है वो कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होती है। और सिंपली क्या होता है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? मतलब कि एक ऐसा कॉस्ट जिससे आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हो उनको यूज करने के लिए। Inflation causes money to lose value because it will not buy the same amount of a good or a service in the future as it does how or now or did in the past। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 2 रुपए की चीज आपको उस समय मिल रही थी, मतलब 6-7 साल पहले मिल रही थी, वो शायद आज उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। दैट इज कि आपका जो मनी का वैल्यू है हैज बिकम, वो कम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है इसको आप खुद पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जो जिनके पास भी एफएमएम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी वीडियोस की। ओके, अब हम आते हैं व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कब शुरू करना चाहिए। देखो, जहां तक अगर हम बात करें तो इन्वेस्ट, अगर आप पढ़ रहे हो आज कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई है तो आज अभी इसी वक्त इन्वेस्ट कर दो। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा और उतना अच्छा आपको टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो इन्वेस्ट अर्ली, जल्दी इन्वेस्ट करो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अब हो गए भाई, अब सब कुछ भुला दिया, अब और भी ज़्यादा टाइम होते जा रहा है, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जहाँ होती है ना, वहाँ लॉसेज ज़्यादा होते हैं। क्या होता है, मान लो कि अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, ठीक है, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, मान लो कि मैंने लगाया है MRF, ये कंपनी है, टायर की कंपनी, आई होप आपने सुना होगा इसको। इसका जो शेयर का प्राइस चलता है, मतलब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती पर अभी मुझे नहीं पता कितना चल रहा है, पर जब मैंने देखा था तो 72,000 के आसपास से, या फिर 75, या मतलब उससे आगे तक चलता है। ओके, बट अभी क्या है, मान लो कि मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसा लगाया और इस शेयर का प्राइस वैसे ज़्यादा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एकदम से नुकसान नहीं होता, बट अगर हो जाए, क्योंकि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एनीथिंग इन द स्टॉक मार्केट, तो अगर वो नीचे आके अगर वो 60,000 भी हो गया तो भी आपको 12,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, कितने का लॉस हो जाएगा? 12,000 का लॉस हो जाएगा। तो क्या आप इतना लॉस बेयर कर सकते हो? कि आपकी इतनी कैपेसिटी है? अगर आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, अब आ जाते हैं वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट को अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन है। मतलब कि इन्होंने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की, एक तरीके से लोगों को जो अवेयरनेस है इन्वेस्टमेंट के बारे में वो बताई है। जो भी आपको फाइनेंशियल जो बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, और जो मतलब जो बड़ी बड़ी जो किताबें हैं जो कि हमें बताती हैं कि भाई हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, हाउ टू बिकम अ रिच पर्सन, तो ऐसी ऐसी जो किताबें हैं, मतलब तो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ के ही ऐसे वॉरेन बफेट मतलब इन्वेस्टमेंट करना सीखे हैं। और मतलब मैं ये नहीं बोल रही रिच डैड पुअर डैड उन्होंने पढ़ी है, बट ऐसी जो किताबें होती हैं जो कि हमें हमारी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाती हैं, और ये बहुत ही इन्वेस्ट करते हैं चीज़ों को और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। आप इनको गूगल पर सर्च करना। तो ये क्या बोलते हैं कि आई बॉट माई फर्स्ट शेयर एट द एज ऑफ 11 ईयर्स एंड इवन देन इट वॉज टू लेट। कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा था, एंड आई थिंक ये भी बहुत लेट था। और अभी आप, आई थिंक अगर आप 11th क्लास में हो तो 16 और 17 ईयर्स के हो गए, बट अभी तक आपने कोई शेयर नहीं खरीदा होगा। मैंने भी नहीं खरीदा, मैं पढ़ा रही हूँ पर मैंने भी नहीं खरीदा। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है और हमारे अंदर उतने गट्स नहीं है ना, पर हमें करना चाहिए। वट केयर शुड वन टेक वाइल इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट। जो आपके रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, आपको उन्हें सबसे पहले ले लेना है। किससे ले लेना है? अपने ब्रोकर से, या फिर आपकी कंपनी है जिससे भी आप कोई शेयर खरीद रहे हो, जो भी आपको बता सकता है, उससे वो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करो। रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट। उसको पढ़ो, समझो। वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब कितनी लीगलिटी है उस चीज़ में, उसको समझो। फाइंड आउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप देखो कि भाई देखो, मैं अगर अभी मैं 5 रुपये लगा रहा हूँ
तो फ्यूचर में अगर मैं 10 रुपये, अगर मैंने 10 साल इसमें लगा दिए, तो क्या ये मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट देंगे? अभी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया ये आप मुझे बताना, ठीक है। अगर मुझे मैं 5 साल का पैसा लगा दूं और 5 रुपये से मेरे 100 रुपये हो जाए, इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और अगर 5 रुपये से ये मेरा 8 रुपये हो 5 साल में, तो दिस इज नॉट अ गुड, मतलब दिस इज नॉट एन गुड इन्वेस्टमेंट। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपको देखना है कि मैं कितना कॉस्ट लगा रहा हूँ, तो मुझे कितना फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये से आपका 5 साल में 100 रुपये बन जाएगा, बट एटलीस्ट वो 50 रुपये, 25 रुपये इतना तो एटलीस्ट बनना ही चाहिए, है ना। तो अभी आपको लगेगा कि भाई आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, ताकि आपको फायदा हो रहा है। ऐसे इज द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट आप जो भी कर रहे हो उसका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप मैं मान लो एज आई स्टॉक ब्रोकर, मैं आपको बोल दूं कि देखो गाइस मेरे से करवाओ अपनी ट्रेडिंग, मैं एक ऐसी जगह ट्रेडिंग करवाऊंगी आपकी, एक ऐसी जगह आपका पैसा लगा दूंगी जहां पे आपको कभी भी कोई लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब जैसे ही मैं ये बात बोलती हूँ, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि मैं फ्रॉड हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो हर जो प्रोफाइल होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों चीजें होती हैं। तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। कोई आपको बोल रहा है कि आप एक ऐसी चीज करो जिसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। छठा पे अगर हमारे 6th पे आ जाते हैं, नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब कि लिक्विडिटी कितनी है और सेफ्टी कितनी है। अब मान लो कि आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि आपने 50 साल के लिए कर दी। अब भाई अगर आप खुद ही 40 साल के हो और आपने 50 साल की इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। हो सकता है कि मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि जिससे हम पैसा अगर आराम से निकालना चाहें तो हम निकाल लें। और सेफ्टी एस्पेक्ट भी हमें देखने पड़ते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है या नहीं है। एसर्टेन इफ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल। मान लो अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल है, मान लो कि आपको जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फ्रिज खरीदना है, ठीक है, तो फ्रिज खरीदना है तो उसके लिए मुझे 30,000 रुपये चाहिए। अभी मेरे पास 15,000 थे ना उस समय, अभी मान लो पता नहीं कितने थे, चलो 15,000 मान लेते हैं, 15,000 थे। इसका मतलब 50% अमाउंट मुझे और चाहिए 3 सालों में। तो मुझे उस तरीके से करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट कि मुझे 3 सालों के अंदर अंदर 50% अमाउंट मिले। अब तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पैसे को एक ही जगह नहीं लगा दूंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही जगह सारा पैसा लगा दूंगी तो होगा क्या, मुझे लॉस अगर हुआ तो मैं पूरी तरीके से डूब जाऊंगी। तो हो सकता है 3 साल क्या 10 सालों में भी मेरा फ्रिज ना आए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करूंगी। तो ये क्या है, जो आपका स्पेसिफिक गोल है उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ओके, अब आ जाते हैं हमारा कंपेयर दीज डिटेल्स विद अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। अब जो आपको दिख रही है, जिस जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको दूसरी जगह से कंपेयर करो कि क्या मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई, यहाँ इस इन्वेस्ट में मुझे 3% तक आसपास रिस्क हो रिटर्न हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3%। आपने 5-6 चीजें और भी देखी, उनको चेकआउट किया, उनको कंपेयर किया, देन आपको पता चला कि एक जगह भाई मुझे 3.5 का हो रहा है, एक जगह मुझे 4 का हो रहा है, एक जगह मुझे 2.5 का हो रहा है, एक जगह मुझे 1 का हो रहा है। तो अब भाई सबसे बेटर कौन सा है, ये 4 वाला है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4% रिटर्न मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो प्रेजेंट में दिख रहा है, हम तो क्योंकि हम रिस्क को तो वैसे भी हम नहीं बता सकते हैं कि रिस्क होगा, तो हम तो डरपोक बन के तो नहीं बैठ सकते ना। इसीलिए हम रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगह पे अपनी चीजें, अपना जो पैसा है उसको लगाते हैं। एग्जामिन इफ इट फिट्स इन विद अदर इन्वेस्टमेंट यू आर कंसिडरिंग और यू हैव ऑलरेडी मेड। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखे हैं, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट आप अब कर रहे हो, क्या उसमें वो फिट बैठता है, या फिर जो आप कर रहे हो वो थोड़ा ठीक है, आपके अर्लियर इन्वेस्टमेंट से अच्छा है, बेकार है, उससे कैसा है, या आपको भी ये सब चीजें भी आपको एग्जामिन करनी है। डील ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी। अब इंटरमीडियरी क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर। तो एक जो ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी है उससे डील करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी एक दुकान खोल के बैठ गया, आप चले गए, वो बोल रहा है क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो आप भी गए, आप उसको 1 लाख रुपए आपने दिया है कि लो भाई मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग कर दो। वो हो सकता है भले हो सकता है कि वो सही भी हो, बट ये भी तो हो सकता है कि वो फ्रॉड हो। बट अगर आप एक ऑथराइज इंटरमीडियरी के पास जाओगे तो आपके जो उससे जो डिफॉल्ट के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। और अगर वो डिफॉल्ट करता भी है तो आपको एक कवर मिलेगा, सिक्योरिटी मार्केट की हेल्प, उसको आपको पूरी हेल्प मिलेगी। सीक ऑल क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरमीडियरी एंड द इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल, रिफ्यूज टू इन्वेस्ट इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड। मतलब
अपने इंटरमीडियरी के बारे में सारे क्लैरिफिकेशन सर्च करो, ढूंढो एंड देन इन्वेस्ट करो। और आप इन्वेस्ट कहीं भी पैसा अपना तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करो जब आप उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप कन्विंस नहीं हो किसी प्लान से तो बिल्कुल भी वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट मत करो। अब आ जाते हैं हमारा जो 12th पॉइंट है, एक्सप्लोर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, समथिंग वर टू गो रॉन्ग एंड देन इफ सेटिस्फाइड मेक द इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर आपको कुछ चीजें गलत लग रही हैं तो उसको एक्सप्लोर करो, सर्च करो, देखो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। गाइस, अगर आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना, है ना। अदरवाइज मुझे तो पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। व्हेन वी बोरो मनी वी आर एक्सपेक्टेड टू पे फॉर यूजिंग इट, दिस इज कॉल्ड नोन एज इंटरेस्ट। ये बात तो आपको सबको पता है। अगर आप मेरे से आज 30 रुपए ले रहे हो, आप प्रेजेंट टाइम में आप मेरे से 30 रुपए में ले रहे हो मान लो, है ना। तो अगर आप 5 साल बाद भी मुझे 30 रुपए दोगे तो मेरा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। तो मैं एज ए, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ तो हो सकता है कि मैं आपसे कुछ लूँ कि भाई तुम मेरे से देखो 30 रुपए ले रहे हो 5 सालों के लिए, तो भाई ऐसे थोड़े होता है। मतलब कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा, मैं तुम्हें अपने 30 रुपए क्यों दूँ, है ना। हो सकता है कि भाई मैं तो इस 30 रुपए की अपनी कोई अपना अपना कुछ भी खा पी लूँ, कुछ भी मजे करूँ, तुमसे क्या मतलब, है ना। पर मैं तुम्हें 5 सालों के लिए 30 रुपए क्यों दूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा तभी दूंगा ना। तो वो आपसे कुछ प्रॉफिट लेगा। मान लो कि आपको 30 रुपए दिए, 5 सालों में उसने आपसे ले लिए 40 रुपए, मतलब तो उसको क्या हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया 5 सालों में। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ऐसी एग्जाम्पल लिया है मैंने। ऐसा नॉर्मली इतना कम को इंटरेस्ट होता नहीं है, बट फिर भी, है ना, बस समझने के लिए। तो इंटरेस्ट इज एन अमाउंट चार्ज टू बोरोवर। जो बोरोवर होता है, बोरोवर कौन होता है, जो लेने वाला है, जो लेने वाला है, ठीक है, वो होता है बोरोवर। फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी। लेंडर्स मतलब, लेंडर का मतलब होता है देने वाला, ठीक है। लेंडर का मतलब होता है देने वाला, बोरोवर का मतलब होता है लेने वाला। तो लेंडर का मनी आप यूज कर रहे हो तो वो जो बंदा यूज कर रहा है दैट इज बोरोवर, वो लेंडर उससे कुछ पैसे चार्ज करेगा और वो जो अमाउंट चार्ज करेगा दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब लेंडर के, इफ यू आर यूजिंग लेंडर्स मनी फॉर योर पर्पस then the borrower is required to give a specific amount of money to that lender, that is called interest, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है। चलो, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट, अब मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट क्या होता है। अब इंटरेस्ट रेट कैसे, अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आप इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं वो यहाँ पर नहीं बताऊंगी, आपको बताना है मुझे, तभी तो आप एंगेज कर पाओगे, तभी पता चलेगा आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन इंटरेस्ट रेट। अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट बताते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बोला कि वो बंदा 5 सालों में उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा देगा, तो उसने वो किस हिसाब से लिया। व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरेस्ट रेट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो कि रेट्स दैट बैंक्स ऑफर टू देयर डिपॉजिटर। मतलब कि डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं जो कि बैंक्स लेते हैं अपने डिपॉजिटर से। फिर या फिर देखो, जब हम बैंक में, अगर आप सेविंग अकाउंट अगर आपका है तो आपको पता होगा कि किसी भी बैंक में आपको 3, 3.5, 4% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिलता है। बट इफ यू आर गोइंग टू बैंक फॉर द लोन, अगर आप लेने जा रहे हो एक लोन, तो हो सकता है आपको 8%, 9%, 10% के करीब बैंक चार्ज करे, है ना। द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज इन द बॉन्ड गवर्न सिक्योरिटीज मार्केट रेट्स ऑफर टू इन्वेस्टर्स इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स। जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती है उसमें रेट अलग होता है, तो इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। अब ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करते हैं, दैट इज डिमांड फॉर मनी। मतलब मनी की डिमांड कितनी आ रही है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग कितना है, जो गवर्नमेंट है वो मार्केट से कितना बोरो कर रही है, सप्लाई ऑफ मनी, कितनी मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी चल रही है। इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है आपको मैंने आगे बता दिया है। आपको समझ में अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्लीज अगर पीछे जाके देख लो, मैंने समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी आपको। The policy is set by the Reserve Bank of India and the government determines some of the variables mentioned above, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, डिमांड फॉर मनी कितनी चल रही है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग कितना है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये कौन बताता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अब व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, हम यहीं तक करने वाले हैं। ये हमारा यहाँ पे अगर हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद का हम एक्सप्लेनेशन जो है अपना बाद में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब वेरियस ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के। फिजिकल एसेट होती है हमारी, जिसमें रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, गोल्ड ज्वेलरी में पैसा लगा सकते हो। कमोडिटीज मतलब आटा दाल चावल वगैरह 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 वगैरह, ठीक है, ये सब है कमोडिटीज। फाइनेंशियल एसेट जो होती है हमारी, दैट इज फिक्स डिपॉजिट विद बैंक करा सकते हो। स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट मतलब पोस्ट ऑफिस, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, सब आपको आता है ऑलरेडी, बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ लो ताकि ऐसा ना हो कि कुछ मिस आउट हो जाए। तो सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, दैट इज सेविंग बैंक अकाउंट, मनी मार्केट फंड्स, बैंक फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो हमारा ये जो चीज़ें हैं ये हमारा लॉन्ग टर्म में आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये ना आप एक काम करना, या अपना जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो ना, या आप वहाँ पर लिख लेना, तो आपको ये चीज़ें ना याद हो जाएंगी। तो उससे क्या रहेगा कि आपको कभी पेपर में पूछता है कि 2 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बताओ या 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताओ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज होकर सेविंग बैंक अकाउंट को लॉन्ग टर्म में बता दो या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को आप शॉर्ट टर्म में बता दो। तो इसको ना लिख लेना एक जगह ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं हमारी लॉन्ग टर्म इनमें, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें पढ़ेंगे। सो गाइज थैंक यू, आपने यहाँ तक देखा। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।